नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 30 मार्च 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे पब्लिक पॉलिसी से संबंधित एजुकेशन के बारे में। राइटर यूपीएससी का सिलेबस चेंज करने की वकालत कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा आर्टिकल, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में ऐसा डेवलप हुआ है, इतना अच्छा डेवलप हुआ है, ये एक प्रकार से ना सेकेंड वर्ल्ड वार बोल रहा हूँ, सेकेंड वार ऑफ इंडिपेंडेंस की तरह है। तीसरे नंबर पे हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे, फॉरेन लीगल फर्म्स को देश में इजाज़त मिल गई है प्रैक्टिस करने की, क्या मायने हैं इसके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक कोट है, जनरल कोट है, मतलब लाइफ में प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज किया जाए उससे संबंधित कोट है। मल्टीटास्किंग इज द एबिलिटी टू स्क्रू एवरीथिंग अप साइमल्टेनियसली, जर्मी क्लार्कसन का ये कोट है। देखो, अक्सर बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि मैं मल्टीटास्किंग हूं, एक ही समय में बहुत सारे काम कर सकता हूं या फिर कर सकती हूं। लेकिन देखो, वास्तव में ना मल्टीटास्किंग में होता क्या है, फोकस बहुत कम हो जाता है। मल्टीटास्किंग से ये होता है कि आप एक भी काम ठीक से नहीं कर पाते, सब कुछ खराब हो जाता है। यूपीएससी की प्रिपरेशन का एग्जाम्पल लीजिए। बहुत से बिगनर्स को शुरू में ये लगता है कि मैं तैयारी के साथ साथ कुछ और भी कर लेता हूं। शुरू में देखो पॉसिबल नहीं है, 3 साल बाद पॉसिबल है। ये बात मैं आगे बोलूंगा भी आपको आज के आर्टिकल में कि प्लान बी होना चाहिए। एक बार आपकी यूपीएससी की तैयारी हो गई तब आप प्लान बी की तरफ मूव कर सकते हो, लेकिन शुरुआत में 3 सालों की जो तैयारी है ना, वो फोकस मांगती है, डेडिकेशन मांगती है। तो मल्टीटास्किंग एक मिथ है। मल्टीटास्किंग की वजह से ना आप एक भी काम पर फोकस नहीं कर पाते ठीक से, आपका एक भी काम ठीक से नहीं होता है। आजकल तो देखो फोकस वैसा ही कम हो रहा है, मोबाइल फोन्स की वजह से नोटिफिकेशन बजते रहते हैं लगातार, पता नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो गया है। लेकिन फोकस आप मेंटेन करे रखना, तैयारी में देखो फोकस का जो इंपॉर्टेंस है ना बहुत ज़्यादा है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पब्लिक पॉलिसी से संबंधित एजुकेशन के बारे में है और आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हसमुख अडिया ने ये आर्टिकल लिखा है, रिटायर्ड आईएएस हैं, पास्ट में फाइनेंस सेक्रेटरी जैसी इंपॉर्टेंट पोस्ट पर रह चुके हैं। शुरुआत में देखो आर्टिकल में ये कहा जाता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज का रोल बहुत बड़ा होता है किसी भी देश का फ्यूचर डिसाइड करने में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सरकार काफ़ी सारी पॉलिसीज बनाती हैं, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, बेसिक हेल्थ सबके लिए, अल्कोहल बैन कई राज्यों में। ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स हैं पब्लिक पॉलिसी के। यही तो देश का फ्यूचर डिसाइड करती हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, सरकार ने टिकटॉक को बैन कर दिया, तो आजकल बहुत से ऐसे युवा लोग जो अपने बालों को पीला या नीला कर लेते हैं, ऐसे लोग कम दिखते हैं। लेकिन जब टिकटॉक एक्टिव था तब ऐसे युवा लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी, समझ गए। खैर, नीले पीले बालों वाले युवा लोगों को रोकने के लिए सरकार ने टिकटॉक बैन नहीं किया, उसके अलग रीजन थे। चाइना से सिक्योरिटी थ्रेट था, टिकटॉक डेटा शेयर कर सकती थी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से, तो वो रीजन था। खैर, बात करते हैं फिर से पब्लिक पॉलिसीज की। अच्छी अगर पब्लिक पॉलिसी होना तो इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होती है। जैसे अभी एक डिबेट चल रही है एनपीएस वर्सेस ओपीएस की, ओल्ड पेंशन सिस्टम वर्सेस न्यू पेंशन सिस्टम। तो आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, याद होगा, कि ओपीएस बेकार है, सरकार के ऊपर बर्डन इंक्रीज होता है, गरीब लोगों को कम फायदा होता है, जबकि सरकारी एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा फायदा होता है। तो अच्छी अगर पब्लिक पॉलिसीज हों तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, पब्लिक वेलफेयर सुनिश्चित होती है, देश के सिटीजन्स का जीना आसान होता है। लेकिन दिक्कत यह है, पब्लिक पॉलिसी से संबंधित एजुकेशन में हमारे देश में इंटरेस्ट बहुत कम है। उसका डेटा भी है। जैसे देखो, बिजनेस मैनेजमेंट से संबंधित कोर्स प्रोवाइड करते हैं 3000 से ऊपर यूनिवर्सिटीज या फिर इंस्टीट्यूशंस, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कोर्स प्रोवाइड करने वाले इंस्टीट्यूट्स की संख्या सिर्फ 100 से ऊपर है, और पब्लिक पॉलिसी से संबंधित एजुकेशन प्रोवाइड करने वालों की संख्या 30 के आसपास है। तो मतलब बिजनेस को कैसे मैनेज किया जाए इससे संबंधित ज़्यादा एजुकेशन है, लेकिन
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाए, पब्लिक पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, ये एजुकेशन देने वाले इंस्टीट्यूट्स की संख्या बहुत कम है। बहुत कम पॉलिसी मेकर्स यानी कि सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स हमारे देश में ऐसे हैं जिनको कोई फॉर्मल एजुकेशन हासिल है पब्लिक पॉलिसी में या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। जब देखो हम पब्लिक मैनेजमेंट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं ना, पब्लिक को कैसे मैनेज किया जाए, तो इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं। जैसे पब्लिक के लिए पॉलिसी क्या होनी चाहिए ये भी आ जाता है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाए वो भी आ जाता है, दोनों चीजें आ जाती हैं। तो पब्लिक मैनेजमेंट जो है वो ब्रॉडर टर्म है, इसके अंदर दोनों चीजें आ जाती हैं, पब्लिक पॉलिसी भी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी। अब राइटर ये बोलते हैं, एक चीज ध्यान देने वाली ये है, वैसे देखो इंडियन ब्यूरोक्रेसी में बहुत टैलेंटेड लोग हैं जो काफी डिफिकल्ट एग्जाम क्लियर करके सर्विस में आते हैं, बट बावजूद इसके सरकार में बहुत सारी इनएफिशिएंसी रहती है, सरकार पूरी इफेक्टिवनेस के साथ काम नहीं कर पाती। जबकि प्राइवेट सेक्टर को हमेशा क्रेडिट मिलता है कि प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंटली और इफेक्टिवनेस के साथ काम करता है। पासपोर्ट सेवा केंद्र का एग्जांपल ले लीजिए, पहले पासपोर्ट बनवाना बहुत मुश्किल होता था जब सरकार पासपोर्ट सेवा केंद्रों को हैंडल करती थी, लेकिन जब से टीसीएस ने काम संभाला है पासपोर्ट सेवा केंद्रों का, पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया बहुत स्मूथ हो गई है। तो वैसे तो देखो इसके बहुत सारे रीजंस हैं कि प्राइवेट सेक्टर क्यों एफिशिएंटली काम करता है, लेकिन वन ऑफ द मेजर रीजन ये भी है, जो ब्यूरोक्रेट्स है ना इंडिया में, उनकी पब्लिक मैनेजमेंट में ट्रेनिंग नहीं होती अच्छे से। राइटर कहते हैं कि मैंने 37 साल सिविल सर्विसेज में गुजारे, और जब 20 साल के बाद मैंने IIM बेंगलोर में कोर्स किया ना पब्लिक पॉलिसी का, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना लैग कर रहा था पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में। तो जो एहसास मुझे हुआ, अभी भी ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जिन्होंने पब्लिक पॉलिसी या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कोई एजुकेशन हासिल नहीं की है फॉर्मल ढंग से। और एक चीज़ जो मैंने आपको बताया, बिजनेस एजुकेशन देने वाले इंस्टीट्यूट्स की संख्या एग्जैक्टली है 3182, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम प्रोवाइड करने वालों इंस्टीट्यूट्स की संख्या है 130 देश में, और 29 इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो पब्लिक पॉलिसी प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ऐसा क्यों? मतलब बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड करने वाले इंस्टीट्यूट्स की संख्या इतनी ज्यादा क्यों है? देखो सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई पब्लिक पॉलिसी में एजुकेशन हासिल करेगा या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एजुकेशन हासिल करेगा तो उसको फायदा क्या होगा? क्या उसको जॉब मिलेगी आसानी से? नहीं मिलेगी। उसको या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे यूपीएससी जैसे, वहां पे उसका ये काम आएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पब्लिक पॉलिसी का प्रोग्राम। और सरकार तो देखो बहुत कम कंसल्ट करती है प्राइवेट पर्सन से पॉलिसी मेकिंग के मामले में, बहुत कम। मतलब पब्लिक पॉलिसी में आपने एजुकेशन हासिल की और सरकार के लिए आप काम करने लगे बिना कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर किए, इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन देखो अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम में परस्यू करोगे ना, तो इतनी सारी बिजनेस फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, कहीं ना कहीं पे तो आपकी जॉब लग ही जाएगी। तो यही रीजन है कि पब्लिक पॉलिसी के इंस्टीट्यूट्स हमारे देश में बहुत कम हैं, क्योंकि जॉब्स ही नहीं है, इंसेंटिव नहीं है बच्चों को कि वो पब्लिक पॉलिसी में एजुकेशन हासिल करें। तो इसका नतीजा ये है, देखो बहुत कम सिविल सर्वेंट्स ऐसे हैं जिनको पब्लिक मैनेजमेंट में एक्सपोजर मिलता है सर्विस को ज्वाइन करने से पहले, और इवन सर्विस को ज्वाइन करने के बाद भी इंडक्शन ट्रेनिंग तो होती है, लेकिन उस ट्रेनिंग में भी ये सिखाया जाता है कि आपको कैसे डिपार्टमेंट रन करना है, डिपार्टमेंट में कैसे काम करना है। पब्लिक पॉलिसी में या पब्लिक मैनेजमेंट में कुछ खास नहीं सिखाया जाता, समझ गए? सर्विस में आने के बाद कई बार वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाके पब्लिक पॉलिसी से संबंधित एजुकेशन हासिल करते हैं। जैसे डेटा दिया हुआ है 2022 से लेकर 2021 के बीच में 194 सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स ऐसे हैं जो पब्लिक मैनेजमेंट स्टडी करने के लिए विदेश में गए मास्टर लेवल पे, और देश के अंदर भी जो 5 इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें 194 सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स को स्पॉन्सर किया गया सरकार के द्वारा, ताकि वो 3 साल के लिए फुल टाइम पब्लिक पॉलिसी कोर्स को परस्यू कर सकें। लेकिन देखो एक बात बताइए, संख्या कितनी है ग्रुप ए ऑफिसर्स की? 1,30,000। कितने कम लोग
पब्लिक मैनेजमेंट में एजुकेशन हासिल करते हैं। खैर ये सारी प्रॉब्लम हमने डिस्कस की, अब राइटर सजेशन की बात करते हैं। सजेशन क्या है? सजेशन राइटर ये कहते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है ना, इसमें आप पब्लिक मैनेजमेंट का एक कंपलसरी पेपर रख लो। जैसे अभी एसए के अलावा 4 जीएस के पेपर्स हैं, जीएस 1, 2, 3, 4 और 2 ऑप्शनल के पेपर हैं। एक पब्लिक मैनेजमेंट से संबंधित कंपलसरी पेपर भी होना चाहिए। राइटर कहते हैं कि ऑप्शनल का हटा के रख सकते हैं। ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं ना, एक हटा दो और उसकी जगह एक कंपलसरी पेपर रख दो पब्लिक मैनेजमेंट से संबंधित। अब क्वेश्चंस उठते हैं उनके इस सजेशन पे काफ़ी सारे, और हसमुख अडिया यानी जो राइटर हैं वही उन क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये उठेगा, क्या बच्चे पढ़ना चाहेंगे? एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ेगा उन पे? राइटर कहते हैं कि देखो 50% जो एस्पायरेंट्स है ना, ग्रेजुएशन से अलग अपना ऑप्शनल का सब्जेक्ट लेते हैं। मतलब ग्रेजुएशन में जो उन्होंने नहीं पढ़ा होता है उससे अलग वो अपना ऑप्शनल का सब्जेक्ट लेते हैं सिविल सर्विसेज के एग्जाम में। मतलब साफ है कि बच्चे कुछ भी पढ़ने के लिए तैयार हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। दूसरा, राइटर बोलते हैं एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ रहा है क्योंकि एक ऑप्शनल का पेपर हटाने की बात मैं बोल रहा हूं। तीसरा, देखो अगर ये बच्चे एग्जाम लिखने से पहले पब्लिक पॉलिसी में एजुकेशन हासिल करेंगे, बाद में उनका सिलेक्शन हो जाएगा तो ज़्यादा एफिशिएंटली ढंग से काम कर सकेंगे। और इवन जिनका सिलेक्शन नहीं होगा वो बेहतर नागरिक बनेंगे। इसके अलावा वो दूसरे सेक्टर्स में जाएंगे, फॉर एग्जांपल दूसरी जॉब्स जैसे पीसीएस में जाएंगे या फिर दूसरी गवर्नमेंट्स में जो जाएंगे, वहाँ पे भी उनका पब्लिक पॉलिसी संबंधित एजुकेशन जो है वो काम आएगा। और देखो जब ऐसा होगा ना तो यूनिवर्सिटीज़ को भी इंसेंटिव मिलेगा कि वो भी कोर्स लॉन्च करें, क्योंकि कंपलसरी पेपर होगा तो ज़्यादा बच्चे वो बच्चे जो आगे जाके सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, इन प्रोग्राम्स में अपने ग्रेजुएशन करना चाहेंगे या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहेंगे, तो पब्लिक पॉलिसी में ज़्यादा रिसर्च होगी, ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करेंगे पब्लिक पॉलिसी से संबंधित एजुकेशन, ये सारे फायदे होंगे। तो यही राइटर का सजेशन है कि आप इसे कंपलसरी पेपर बना दो, सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स को फ़ायदा होगा। देखो ये बात मैं तो हमेशा से बोलता आया हूँ। जो दूसरा चैनल है ना सुमित का, उस पर मैंने वीडियो भी डाली थी, आप में से शायद बहुत से लोगों ने देखी भी हो, कि ना सिविल सर्विसेज के सिलेबस में ना कोई ऐसी चीज़ ऐड की जाए जिससे ना तैयारी करते करते बच्चे कुछ स्किल सीख सकें और उस स्किल की सहायता से उनकी जॉब भी लग जाए बाद में, अगर एग्ज़ाम नहीं क्लियर होता है ये। अब जैसे है मान लीजिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब कुछ सीख जाते हैं बच्चे तैयारी करते करते, लेकिन बाद में ना एज सच कोई डिग्री नहीं मिलती बच्चों को कि वो टीचिंग की जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकें। समझ गए? मतलब नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाती है लेकिन वो नॉलेज एज सच सीधा सीधा काम नहीं आती है। कोई एग्ज़ाम ही क्लियर करना पड़ेगा आपको, यूपीएससी का नहीं तो पीसीएस का या फिर कोई दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। जबकि ना सिलेबस ऐसा होना चाहिए कि तैयारी करते करते आपने कोई ऐसी स्किल हासिल कर ली कि आपकी जॉब बाद में आसानी से लग जाएगी। फॉर एग्जांपल अच्छे टीचर्स की कमी है हमारे देश में, तो ऐसा कुछ रूल होना चाहिए कि जिसने सिविल सर्विसेज का मेंस लिखा है वो टीचिंग की जॉब के लिए एलिजिबल है, सीधा सीधा, उसको कुछ डिग्री हासिल करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा रूल सरकार को लाना चाहिए। मतलब राइटर पब्लिक पॉलिसी पे फोकस कर रहे हैं और मतलब मैंने जो अपने व्यूज़ दिए थे वो एस्पायरेंट्स के लिए दिए थे। देखो कहना आसान है कि ना जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है ना लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर ही लेता है। देखो ये बात सच है, बट इतना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है। जैसे मेरे आस पड़ोस में बहुत सारे एस्पायरेंट्स दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी की, अच्छा मेंस भी लिखा, बाद में ना तैयारी का उतना यूज़ नहीं हो पाया। कोचिंग इंडस्ट्री में तो जॉब लग जाती है सीधा सीधा, लेकिन मुड़ के फिर वो एस्पायरेंट जिसने तैयारी की वो अपनी टेक्निकल फील्ड में नहीं जा सकता, वो कुछ दूसरा सीधा सीधा नहीं कर सकता। मतलब कड़वी बात बोल रहा हूँ, शायद आप में से कुछ बिगनर्स को चुभे भी, लेकिन आप सब मैच्योर हो
कि तैयारी की जो नॉलेज है ना वो सीधा सीधा काम नहीं आती है। आप में से कुछ लोग को शायद ये लगेगा कि सर आप आज आपने डिमोटिवेट कर दिया। नहीं, मैं कभी डिमोटिवेट नहीं करता, मैं हमेशा मोटिवेट करता हूँ। बट मैं प्रैक्टिकल चीज़ों में ज़्यादा विश्वास करता हूँ कि हमेशा ना प्लान बी रखिए। प्लान बी इसलिए रखिए, 3 साल आप तैयारी कीजिए जम के यूपीएससी की, अपने छोटे नोट्स बना लीजिए, और 3 साल अगर आपने तैयारी को दे दिए, छोटे नोट्स बना लिए, सब कुछ आपका तैयार है, फिर ना बैठे मत रहिए 6 साल 7 साल 8 साल, फिर मत बैठे रहिए। 3 साल बेस्ट दीजिए तैयारी के लिए, छोटे नोट्स तैयार हों, सारा सिलेबस ढंग से कर लिया है, अब जल्दी से रिवाइज कर सकते हो तो साथ के साथ कुछ और स्टार्ट कर दीजिए। मेरा हमेशा से यही स्टैंड रहा है। नेगेटिव चीज़ें कोई टीचर बोलना नहीं चाहता, लेकिन बाद में मुझे मेल हासिल होते हैं कि सर इतने साल तैयारी को दे दिए, 6 साल 7 साल 8 साल, लेकिन अभी जॉब भी नहीं मिल रही है, तो मेरा तो दिल रोता है भैया, सीधी सी बात है। इसलिए मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ, 3 साल बेस्ट दीजिए, उसके बाद तैयारी मत छोड़िए, लेकिन साथ के साथ कुछ करते भी रहिए लाइफ में। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया के डीपीआई यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। इंडिया में जिस प्रकार से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है ना, ये देखो सेकंड वार ऑफ इंडिपेंडेंस की तरह है, बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इंडिया स्टैक क्या है? इंडिया स्टैक ग्रुप ऑफ एपीआईज हैं जो काम को बहुत आसान बना रहे हैं। मैं आपको आसान भाषा में बताता हूं क्योंकि ये टेक्निकल टर्म्स हैं। एपीआईज का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। एक प्रकार से सॉफ्टवेयर होता है, स्पेसिफिक फंक्शन के लिए डिजाइन किया जाता है। तो जब हम इंडियन स्टैक की बात कर रहे हैं ना, इंडियन स्टैक में ऐसे एपीआईज हैं जो एक प्रकार से ना मीडिएटर का काम करते हैं दो प्लेटफॉर्म्स के बीच में। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। यूपीआई क्या है? यूपीआई से आप पेमेंट करते हो, क्या है? एक प्रकार से मीडिएटर ही तो है, इंटरमीडियरी तो है। मैं यूपीआई से पैसा भेजता हूं किसी दूसरे पर्सन के यूपीआई अकाउंट में, तो एक प्रकार से पैसा जाता है मेरे अकाउंट से। मेरा अकाउंट फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई का है, सामने वाले का एचडीएफसी का है, तो मैंने यूपीआई से पैसा भेजा, मतलब मेरे आईसीआईसीआई अकाउंट से पैसा गया दूसरे पर्सन के एचडीएफसी अकाउंट में। तो बीच में यूपीआई क्या है? ये इंटरमीडियरी है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे एपीआईज आते हैं इंडियन स्टैक में, इंडिया स्टैक में, जो काम को ना बहुत आसान बना रहे हैं। जैसे डिजी लॉकर का एग्जांपल लीजिए। डिजी लॉकर क्या है? ये भी एक प्रकार से इंटरमीडियरी है। मैं पासपोर्ट बनवाने गया, मैंने डिजी लॉकर में अपने डॉक्यूमेंट स्टोर करके रखे हैं। तो पासपोर्ट सेवा केंद्र पे क्या हुआ, जो वहां पे ऑफिशियल्स हैं उन्होंने मेरे डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट्स को फैच कर लिया। तो मेरे बीच में और पासपोर्ट सेवा केंद्र के बीच में इंटरमीडियरी का काम किया किसने? डिजी लॉकर ने। कल को आप यूपीएससी आपने क्लियर कर लिया, आप अपना वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, वहां पे डिजी लॉकर से आपके डॉक्यूमेंट्स फैच कर लिए जाएंगे यूपीएससी ऑफिशियल्स के द्वारा, आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो आपके बीच में और यूपीएससी ऑफिशियल्स के बीच में इंटरमीडियरी का काम किया किसने? डिजी लॉकर ने। और देख लीजिए बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ई-केवाईसी देख लीजिए, आधार वेरिफिकेशन हो जाता है आपका बैठे बैठे, मतलब बायोमेट्रिक है आधार डेटा में। पहले क्या होता था, आपको जाना पड़ता था आपकी आईडी लेके, अब ई-केवाईसी करवाना इतना आसान हो गया है। फॉर एग्जांपल आप बैंक में जाते हो, आपका आधार कार्ड पूछ के आपके थंब इंप्रेशन लिए जाते हैं, पूरी वेरिफिकेशन हो जाती है, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट ले जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी एक प्रकार से क्या है? इंटरमीडियरी है। तो इंडिया स्टैक मतलब ऐसे सेट ऑफ एपीआईज जिससे ना काम बहुत आसान हो गया है। ये सब हो गया है, मतलब कैशलेस लेयर है, कैश ले जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यूपीआई से, यूपीआई के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आईएमपीएस है, एईपीएस है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस, एपीबी है। एपीबी पता नहीं क्या है। तो मतलब समझ गए, पेपरलेस लेयर जैसे आधार, डिजिटल लॉकर, इन सब एप्लीकेशंस की सहायता से पेपर की आवश्यकता नहीं होती। प्रेजेंसलेस लेयर, आपको जाना नहीं पड़ता, बैठे बैठे काम हो जाता है। आधार कार्ड की सहायता से, मोबाइल आधार की सहायता से सब कुछ वेरिफिकेशन घर पर ही हो जाती है। कंसेंट लेयर, ये एक प्रकार से मॉडर्न प्राइवेसी डेटा शेयरिंग फ्रेमवर्क है। कंसेंट लेना अनिवार्य है पर्सनल डेटा को यूज करने के लिए, तो उससे संबंधित है ये।
तो समझ गए, इंडिया स्टैक में ये सारे एपीआईज आते हैं जो एक प्रकार से इंटरमीडियरी हैं, उनसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा आसान हो गई हैं। कंसेंट लेना, मैनेज करना, कैशलेस, पेपरलेस, प्रजेंसलेस काम होने लगा है। इससे देश की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। अब देखो, एक एक चीज़ को थोड़ा डिटेल से डिस्कस किया जाता है। जैसे आधार वैसे 2009 में आया था, नंदन नीलंकनी और आर एस शर्मा लेके आए थे। उसके बाद रीबर्थ हुआ 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी बने। उसके बाद आज तो हर एक चीज़ में आधार का यूज़ किया जा रहा है। थोड़ा ब्रेक लगा जब कोर्ट का वर्डिक्ट आया, प्राइवेट प्लेयर्स आधार को इम्पोज नहीं कर सकते, राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट हैं, लेकिन अब वॉलंटरी इस्तेमाल किया जा सकता है जनता के द्वारा। मतलब अगर वो चाहें तो आधार कार्ड दे सकते हैं, वेरिफिकेशन जल्दी हो जाती है। प्राइवेट कंपनीज को कंसेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई वॉलंटरी आधार देता है तो जल्दी से उसकी वेरिफिकेशन प्राइवेट कंपनीज कर सकते हैं। तो मतलब काम बहुत आसान हो गया है। इवन बैंक्स और दूसरी रेगुलेटेड एंटिटीज भी आधार नंबर्स को स्टोर करके रख सकते हैं तब तक जब तक कि वो संभाल के रखते हैं। मतलब जो भी UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है ना, उसके अनुसार अगर वो संभाल के रखते हैं आधार नंबर्स को तो वो रख सकते हैं। अब पर मंथ 2.2 बिलियन आधार ऑथेंटिकेशंस होती हैं। हर चीज़ के लिए तो आजकल आधार ऑथेंटिकेशन चलता है। पासवर्ड को लिंक करना हो, पैन कार्ड को आधार से लिंक करना हो, इनकम टैक्स भरना हो, बहुत सारी चीज़ों के लिए आधार ऑथेंटिकेशन आजकल चलता है। अब देखो, इसके बाद राइटर एग्जांपल देते हैं। GSTN का पूरा नेटवर्क बंस का, GST सिस्टम पूरा आज का तभी पॉसिबल हुआ क्योंकि आधार का डेटा और पैन कार्ड का डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। तो मतलब पैन कार्ड और आधार कार्ड का डेटा था, उसके ऊपर एक नया ब्लॉक बना, नया इंटरमीडियरी बना GSTN। तभी ये पूरा इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स GST का सिस्टम आज का, क्योंकि पैन कार्ड और आधार कार्ड का डेटा था। तो बेस बना ये डेटा और उसके ऊपर नेटवर्क बना GSTN, यानी एक और ब्लॉक बना। नेक्स्ट एक और एग्जांपल दिया जाता है। यूएस का ना एक प्रोग्राम है, क्लियर प्रोग्राम। क्लियर प्रोग्राम में क्या होता है, एयरपोर्ट पे ना फिजिकल वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो जाती है और स्मूथ एंट्री हो जाती है। बोर्डिंग, गेट पे एंट्री, सब कुछ आसान हो जाता है फेस वेरिफिकेशन की सहायता से। राइटर कहते हैं ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने के लिए ना, मतलब 51 एयरपोर्ट्स पर ये क्लियर प्रोग्राम एक्टिव है, 15 मिलियन मेंबर्स के लिए, और हर एक फैमिली के लिए कॉस्ट है $369 पर एनम। लेकिन ना सिमिलर भारत में भी ये कंसेप्ट है डिजी यात्रा। ये इंडियन ट्रेवल्स के लिए टोटली फ्री है, अभी इसके ट्रायल चल रहे हैं। डिजी यात्रा बायोमेट्रिक इनेबल्ड सीमलेस ट्रैवल एक्सपीरियंस है। आप भी एयरपोर्ट पे जाओ, फेशियल एक्सप्रेशन को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसके बाद में आपको एंट्री मिल जाएगी एयरपोर्ट में, बोर्डिंग भी आसानी से हो जाएगी। तो ये पार्टनरशिप हो रही है इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच में। बड़े स्केल पे जब इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा तो इसका बहुत फायदा होगा। अभी हमारे देश में एयर पैसेंजर ट्रैफिक है 188 मिलियन, 2022 का ये डेटा है, और इसमें से 22 मिलियन ट्रैवलर्स इंटरनेशनल थे। तो डिजी यात्रा इनमें से 1/3 तक भी पहुंचेगा ना, तो बहुत ज़बरदस्त इनोवेशन आएगी। डिजी लॉकर का एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया है। सिर्फ 50 करोड़ लागत से बना है डिजी लॉकर का ये पूरा कंसेप्ट। बजट इतना कम, लेकिन पिछले 7 सालों में 150 मिलियन यूजर्स ने 6 बिलियन अपने डॉक्यूमेंट स्टोर किए हैं इसमें। रिक्रूटमेंट साइकिल कम हो गया है डिजी लॉकर की सहायता से। पासपोर्ट बनवाना, सर्विसेज लेना आसान हो गया है। अब राइटर एक सजेशन भी देते हैं कि बिजनेस फर्म्स के लिए भी डिजी लॉकर होना चाहिए। किसी बिजनेस फर्म के बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे GSTN नंबर है और कोई परमिशन है, तो कल को वो कोई दूसरे डिपार्टमेंट से परमिशन लेना हो तो बार बार उसको ये डॉक्यूमेंट्स फिजिकली ना कैरी करने पड़े। एंटरप्राइज डिजी लॉकर से दूसरे डिपार्टमेंट्स सारे बिजनेस से संबंधित डॉक्यूमेंट्स कैप्चर कर लें, ऐसी सुविधा होनी चाहिए। आजकल जीरोधा, अपस्टॉक्स, रेजर पे, ये सारी जो कंपनीज है ना, डिजी लॉकर API का इस्तेमाल करके जल्दी से प्रोसेसिंग कर देते हैं और अकाउंट ओपन हो जाता है कस्टमर का। फिर लास्ट में UPI की बात की जाती है। UPI से संबंधित कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, बहुत ज़्यादा।
ये कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, मतलब डेटा भी दिया हुआ है। पर मंथ 8 बिलियन ट्रांजैक्शंस होती हैं यूपीआई की, जिनकी वैल्यू है 180 बिलियन डॉलर्स पर मंथ का डेटा है, जो इंडिया की जीडीपी का 65% है। तो इससे कहीं ना कहीं देखो इकोनॉमी भी एक्सपेंड होती है और बहुत फायदा हो रहा है। ये सेकंड वार ऑफ इंडिपेंडेंस की तरह है, जैसा शुरुआत में मैंने आपको बोला। अब तीसरा आर्टिकल डिस्कस करते हैं, एंट्री ऑफ फॉरेन फर्म्स इन इंडिया। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। एंट्री ऑफ फॉरेन फर्म्स मतलब लीगल फर्म्स की यहां पे बात हो रही है। पहले देखो विभिन्न हाई कोर्ट्स के सामने और सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत सारी पिटीशन पेंडिंग थी कि फॉरेन लीगल फर्म्स को और फॉरेन एडवोकेट्स को इंडिया में प्रैक्टिस करने दिया जाए या फिर नहीं दिया जाए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया हमेशा से इसका विरोध करती थी। वो कहती थी नहीं, फॉरेन लीगल फर्म्स और फॉरेन एडवोकेट्स को इंडिया में ना आने दिया जाए। बट अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अलाउ कर दिया है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर फॉरेन फर्म्स इंडिया में आके प्रैक्टिस करती हैं। तो बीसीआई ने यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन लॉयर्स एंड फॉरेन लॉ फर्म्स इन इंडिया 2022 नोटिफाई किए। इसके अकॉर्डिंग अब बीसीआई अलाउ करता है विदेशी फर्म्स को, लीगल फर्म्स को और विदेशी वकीलों को इंडिया में आके प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन देखो वो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये सब काम कर सकेंगे कॉर्पोरेट वर्क या फिर ट्रांजैक्शनल वर्क, फॉर एग्जांपल जॉइंट वेंचर, मर्जर, एक्विजिशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैटर्स, कॉन्ट्रैक्ट या फिर दूसरे रिलेटेड मैटर्स को ड्राफ्ट करना, ये सब काम वो कर सकेंगे। बट अभी भी विदेशी फर्म्स को या फिर विदेशी एडवोकेट्स को इजाज़त नहीं दी होगी कि वो इंडियन लॉ से संबंधित प्रैक्टिस कर सकें कोर्ट के सामने, किसी भी फॉर्म में, ट्रिब्यूनल के सामने, बोर्ड के सामने, मतलब वो प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। वो इस प्रकार की चीज़ों में काम कर सकेंगे, फॉर एग्जांपल जॉइंट वेंचर्स, मर्जर्स, एक्विजिशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों में, वो भी ड्राफ्टिंग से संबंधित, ट्रांजैक्शन से संबंधित। अब देखो एक दिक्कत और भी है यहाँ पे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला है कि ये पॉसिबल होगा ट्रांजैक्शनल बेसिस पे, मतलब रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए। अगर हम किसी विदेशी फर्म या फिर विदेशी लॉयर को अलाउ कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो देश भी इंडियन फर्म्स को, लीगल फर्म्स को और इंडियन लॉयर्स को अलाउ करें, तभी ये पॉसिबल होगा। मतलब इंग्लैंड की लीगल फर्म तभी इंडिया में आके काम कर सकती है जब इंडिया की लीगल फर्म को इंग्लैंड में इजाजत मिलेगी। तो इन रूल्स के ना काफी सारे फायदे होंगे। वैसे इंडियन लीगल फर्म्स को, इंडियन लॉयर्स को एक्सपोजर मिलेगा जब विदेशी लीगल फर्म्स यहां पे आके काम करेंगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा जब हमारे वकील दूसरे देशों में जाके काम कर सकेंगे। लीगल प्रोफेशन की ग्रोथ होगी, इनोवेशन आएगी। अब कुछ फर्दर सजेशंस देते हैं राइटर। अभी फिलहाल देखो प्रोविजन ये है कि कोई ऐसा पर्सन जो इन्वेस्ट करना चाहता है किसी लीगल फर्म में, वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता, उसको वकील होना जरूरी है। मतलब सिर्फ वकील ही लीगल लॉ फर्म में इन्वेस्ट कर सकता है, बाकी लोग नहीं कर सकते। तो राइटर कहते हैं ये रूल गलत है, इससे ना इनोवेशन नहीं आ पा रही है लीगल प्रोफेशन में। आप अलाउ कीजिए ना कोई भी इन्वेस्ट कर सके लीगल फर्म में, तब आएगी इनोवेशन। होता क्या है, इसका नुकसान क्या होता है, मान लीजिए फॉरेन फर्म्स इंडिया में आके काम करेगी तो उनमें तो इन्वेस्टमेंट आसानी से आ सकती है, बट इंडिया में आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि सिर्फ वकील ही लॉ फर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इंडिया की फर्म्स को तो इन्वेस्टमेंट आसानी से नहीं मिलेगी ना, और फॉरेन फर्म्स को आसानी से मिल सकेंगी। तो फॉरेन फर्म्स जो हैं वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होंगी एज कंपेरिजन टू इंडिया की लीगल फर्म्स। समझ गए। और देश की लीगल फर्म्स में अगर एफडीआई वगैरह आती है तो इनोवेशन ज़्यादा आएगी ना, ज़्यादा स्टार्टअप्स आएंगे, ज़्यादा लीगल एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, फायदा ही तो है। अब एक चीज़ देखो ये है, रूल्स के अकॉर्डिंग ना कोई भी वकील अपनी लीगल सर्विसेज को ना एडवर्टाइज नहीं कर सकता। आपने कभी देखी नहीं होगी, शराब की एडवर्टाइजमेंट आपने कभी नहीं देखी होगी, फिर भी लोग चालाकी से कर देते हैं। वो इंपीरियल ब्लू की एड नहीं होती, मैन विल बी मैन, वो एक प्रकार से ना अल्कोहल की एड है, लेकिन इनडायरेक्टली की गई है। ब्रांड की ऐड कर दी गई है म्यूजिक की आड़ में, म्यूजिक कैसेट्स की आड़ में। तो उसी प्रकार से ना लीगल प्रोफेशनल्स अपनी सर्विस को ना एडवर्टाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये माना गया था कि ये जो लीगल प्रोफेशन है ना, ये जनता के हित में प्रोफेशन है, जस्टिस सिक्योर करने के इंटरेस्ट में, इसे कॉमर्शलाइज नहीं होने देना है। जबकि देखो सच्चाई ये है, आपको भी पता है, लीगल प्रोफेशन पूरी तरह से कॉमर्शलाइज्ड है। तो क्यों ना अलाउ कर दिया जाए कि लॉ फर्म्स और वकील भी हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी अपने सर्विसेज को एडवर्टाइज कर सकते हैं। इससे फायदा होगा, इससे फीस जनता को पता लगेंगी,
ज़्यादा लोगों को पता लगेगा कि क्या फीस है लीगल प्रोफेशन में, वो कॉम्पिटिटिवनेस आएगी कि हम और कम करते हैं। अभी मार्केट में वो कॉम्पिटिटिवनेस आता नहीं है, चोरी छुपे प्राइसिंग चलती है, चोरी छुपे लीगल प्रोफेशन कॉमर्शलाइज्ड है। लास्ट में राइटर कंक्लूजन में बोलते हैं, देखो जल्द ही इंडिया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाला है, तो क्वालिटी लीगल सर्विसेज की हमारे देश में आवश्यकता है, जैसे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, ऐसे मैकेनिज्म्स की भी आवश्यकता है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉ मिनिस्ट्री, पॉलिसी मेकर्स, दूसरे स्टेक होल्डर्स, इनको ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे लीगल प्रोफेशन में इनोवेशन आए, लीगल प्रोफेशन का ग्रोथ हो, यहाँ पे अच्छी डेवलपमेंट्स हो जो देश के हित में हो, जस्टिस के इंटरेस्ट में हो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।